चैप्टर 37। अब आगे। हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी। हवेली में अब वही सुनहरी खामोशी थी जो उत्सव के बाद बच जाती है। फूलों की महक, दियों की लौ, और कहीं कहीं हल्की हंसी की गूंज। डूबते सूरज की किरणें आंगन में बिखरी हल्दी के छींटों को सोने जैसा चमका रही थी। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, कोई कपड़े बदलने, कोई फोटो देखने, कोई चाय पीने। बस आंगन के कोने में अनवी अकेली बैठी थी। हाथों की सूखी हल्दी से ज्यादा पीला रंग शायद उसके मन पर चढ़ गया था। शांत लेकिन कुछ दबा हुआ। वो अपनी उंगलियों पर नजरें गड़ाए थी। तभी पीछे से हंसमुख सी आवाज आई। तो महारानी अब तक यहाँ डेरा जमाए बैठी हैं? हल्दी की एक्स्ट्रा डोज ले ली क्या? वो था शुभ, सफेद कुर्ता पायजामा पहने, बाल थोड़े बिखरे, हाथ में जायफल का छोटा सा टुकड़ा घुमाता हुआ जैसे कोई खिलौना हो। चेहरे पर वही हमेशा वाली बेफिक्र मुस्कान। अनवी ने मुड़कर देखा, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। शुभ आगे आया, उसके पास खड़ा होकर बोला, ऊपर सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और तुम यहाँ बैठी हल्दी सूखने का टाइम रिकॉर्ड तोड़ रही हो। अनवी बोली, बस थोड़ी देर अकेली रहना चाह रही थी। शुभ ने मजाकिया अंदाज में कहा, ओह, साइलेंट थेरेपी सेशन चल रहा है क्या? मुझे भी बताना, बुकिंग लेनी है क्या? अनवी की मुस्कान थोड़ी गहरी हुई, मगर आंखों में कुछ छिपा हुआ था। शुभ ने उसे गौर से देखा। सच बताओ अनवी, तुम खुश नहीं हो ना? अनवी कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, शादी हर लड़की के लिए बड़ा दिन होता है शुभ, पर जब वो दिन किसी और की मर्जी से तय हो, तो डर ज्यादा लगता है, खुशी नहीं। शुभ की हंसी हल्की पड़ गई, मगर उसकी आंखों में वही सुकून था। वो पास की बेंच पर बैठ गया, अनवी के ठीक सामने। सुनो, उसने जायफल उछालते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं हूँ, लेकिन मैं वो आदमी जरूर बनूंगा जो तुम्हारी हंसी की वजह बने, न कि दबाव की। अनवी ने उसकी तरफ देखा। आंखों में नमी थी, पर होठों पर हल्की मुस्कान भी। कभी कभी तुम्हारे शब्द असली से ज्यादा सही लगते हैं शुभ। शुभ मुस्कुराया, अरे मैं तो डिफॉल्ट मोड में सही ही होता हूँ। देखो ना, जायफल भी खुश है। उसने जायफल घुमा कर कहा, यह मेरा लकी जायफल है। जब मैं नर्वस होता हूँ ना, इसे चीर देता हूँ, और देखो अब तक कितनी बार बच गया बेचारा। अनवी हंस पड़ी, हल्की सच्ची हंसी। शुभ बोला, देखा, मेरी सुपर पावर काम कर गई। मैं लोगों को मुस्कुराने में डिग्री ले चुका हूँ। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। हवा का एक झोंका आया, फूलों की खुशबू फिर से फैल गई। शुभ ने धीरे से कहा, कल तुम्हारी मेहंदी है, और परसों हमारी शादी। लेकिन याद रखना, मैं कभी तुम्हें उस मुस्कान के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो तुम नहीं चाहती। अनवी की आंखों में इस बार डर नहीं था, बस सुकून था। वो बोली, शुभ, शायद तुम वो नहीं हो जिसे मैंने चाहा था, लेकिन शायद वही हो जिसकी मुझे जरूरत थी। शुभ हंसते हुए बोला, वाह, ये डायलॉग तो फिल्मी है। अब बस बैकग्राउंड में बारिश और वायलिन बज जाए तो सीन कंप्लीट। अनवी ने हंसकर उसके कंधे पर हल्का सा धक्का मारा। दोनों के बीच अब वो भारीपन नहीं था, बस एक सहज, सच्चा अपनापन था। शायद वो कुछ देर के लिए अपना दर्द भूल गई थी। दूर मंदिर की घंटी बजी। हवेली की खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर फैलने लगी। शुभ ने जायफल जेब में रख लिया, और बोला, अब चलो, वरना आशी मॉम मुझे ढूंढने नीचे आ गई तो कहेंगी। शुभ हल्दी के बाद ध्यान अनवी पर नहीं अपने कपड़ों पर दे। अनवी हंसते हुए उठ खड़ी हुई। शुभ ने आंगन की ओर देखा। जानती हो, ये शाम शायद कल जैसी नहीं होगी, पर आज की ये हंसी याद रहेगी। आंगन में हल्की हवा चली, और कहीं दूर से आती ढोलक की थाप ने खामोशी को फिर से रोशनी में बदल दिया। बालकनी पर आशी और करण खामोशी से खड़े थे। नीचे आंगन में शुभ और अनवी अब भी बातों में खोए थे, उनकी हंसी हवा के साथ ऊपर तक पहुंच रही थी। करण ने आशी के कंधे पर हाथ रखा, फिर उसे हल्के से अपने पास खींच लिया। देखो, उसने मुस्कुराकर कहा, हमारी अनवी के पास अब कोई है जो उसे हंसाना जानता है, उसका ख्याल रख सकता है। आशी ने मुस्कुराकर नीचे देखा। अनवी की हंसी सुनाई दे रही थी, पर उसके दिल के कोनों में एक हल्का डर भी था। वो धीमे स्वर में बोली, कभी कभी लगता है, क्या सच में कोई किसी का दर्द समझ सकता है? करण ने उसके माथे पर हल्का चुंबन रख कहा, तुम्हारी तरह, जो उसके हर दर्द को महसूस करती हो, शायद अब शुभ भी वही सीख रहा है। दोनों के बीच एक शांत सुकून उतर आया, जैसे हवेली की सारी थकान उस पर रुक गई हो। नीचे आंगन में हवा में खिली हल्दी की महक अब भी तैर रही थी। सूरज की पहली किरणों ने हवेली की दीवारों पर सुनहरी चमक बिखेर दी थी। आंगन रंगीन दुपट्टों, फूलों की झालरों और मेहंदी के कोनों से सज चुका था। ढोलक की थाप और औरतों की हंसी से माहौल में एक नई ऊर्जा थी। आशी ग्रीन और गोल्ड साड़ी में सजी,
मेहमानों का स्वागत कर रही थी। चेहरे पर वही गरिमा, वही आत्मीयता, पर आंखें बार बार अपनी बेटी को खोज लेती थी। अन्वी हरे लहंगे में नीचे आई, बेहद खूबसूरत, मगर मुस्कान थोड़ी बनावटी। उसके पीछे शुभ और अंशी आ रहे थे। शुभ ने आते ही जोर से कहा, अरे सब लोग ध्यान दे, दुल्हन आ चुकी है। अब मेहंदी लगाने वालों को सैलरी डबल करनी पड़ेगी। सभी हंस पड़े। माहौल में फिर वही हल्कापन लौट आया। ढोलक की थाप पर निया, नाज और सिद्धि ने गाना शुरू कर दिया। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। अन्वी की हथेलियों पर डिजाइन बनना शुरू हुआ। नाम तो शुभ का ही होना था, पर आंखों में जो बेचैनी थी वो आशी से छिप नहीं सकी। आशी पास आए, बोली, थोड़ा गाढ़ा रंग लगवा लेना बेटा, कहते हैं जितना रंग गहरा उतना प्यार पक्का। अन्वी ने हंसने की कोशिश की, आप ही ना मॉम, पर उसकी आवाज में कुछ टूटा हुआ था। आशी ने एक पल के लिए दोनों को देखा, शुभ की मुस्कान, अन्वी की झिझक और बीच में छिपा कोई अनकहा डर। वो समझ गई थी, अन्वी खुश दिखने की कोशिश कर रही है, पर उसके भीतर अब भी कोई तूफान चल रहा है। संगीत की थाप बढ़ती गई, लेकिन आशी की नजरें बार बार बेटी पर टिकती रहीं। कभी उसकी मुस्कान में सुकून ढूंढती, कभी उसकी निगाहों में छिपे दर्द को पढ़ने की कोशिश करती। अन्वी भी बार बार नजरें चुरा लेती, कभी मेहंदी की ओर देखती, कभी दूर आसमान की तरफ। शायद वो अपनी दुनिया को उस आसमान की तरह देख रही थी, खूबसूरत पर बहुत दूर। चैप्टर 38। अब आगे। चौधरी हवेली आज रोशनी से नहा रही थी। हर दीवार पर झिलमिल लाइट्स, फूलों की झालरें और खुले आंगन में सजे सुनहरे स्टेज पर तेज म्यूजिक की थाप गूंज रही थी। रंग बिरंगी साड़ियों और शेरवानियों के बीच सब हंसते, नाचते, खुशियां मना रहे थे। चलो सब तैयार रहो, अब कजन्स परफॉर्मेंस। अंशी ने माइक पर घोषणा की तो सब तरफ तालियां गूंज उठी। सारे कूजन्स डांस करने लगे। देविका और वेद एक कोने में खड़े, सब कुछ देख रहे थे। लाइट्स की चमक उनके चेहरों पर पड़ रही थी, पर नजरें एक दूसरे में अटकी थी। वेद के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में पछतावा झलक रहा था। देविका भी चुप थी, जैसे दिल में कई सवाल दबे हों। बीच गाने की बीट्स में भी दोनों के बीच खामोशी का एक रिदम चल रहा था। अंशी हंसते हुए स्टेज से नीचे कूदी और सीधा अन्वी और शुभ के पास पहुंची। तुम दोनों अब तक बैठे क्या कर रहे हो? चलो, अब बारी है ब्राइड और ग्रूम डांस बैटल। अन्वी सकपका गई। नहीं अंशी, मैं। शुभ ने हाथ बढ़ाया, ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं मिस अन्वी। वो मुस्कुराया, और अंशी ने दोनों को धकेल कर स्टेज पर चढ़ा दिया। म्यूजिक बदला, गल्ला गुडिया की धुन बजने लगी। शुभ और अन्वी ने डांस शुरू किया, शुरुआत में झिझक, फिर धीरे धीरे हंसी में बदल गई। शुभ ने उसे घुमाया, झुककर कहा, अब तो मुस्कुराहट असली लग रही है। अन्वी हल्के से बोली, तुम कभी सीरियस नहीं होते क्या? शुभ हंस पड़ा, सीरियस लोग खुशियां नहीं बचा पाते। भीड़ ने तालियां बजाईं, अंशी उछल कर बोली, बस अब शादी पक्की समझो। आशी स्टेज के पास खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन माँ के दिल की चिंता अब भी बाकी थी। उसी वक्त उसकी नजर कवि और सुहाना पर पड़ी। कवि बच्चों के साथ मस्ती में झूम रहा था, और सुहाना मुस्कुराती हुई पहली बार थोड़ा खुलकर हंस रही थी। आशी ने प्यार से आवाज दी, भाभी, आप भी जाए ना, बच्चों के साथ नाचिए। सुहाना ने कवि की ओर देखा। कवि ने दूर से मुस्कुराकर सिर हिलाया, जाओ। सुहाना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, और वो बच्चों के साथ स्टेज पर चली गई। करण ने आशी के कंधे पर हाथ रख कहा, देखा, ये होती है फैमिली की असली खुशी। सबका मन खुल जाए तो घर मंदिर बन जाता है। आशी ने सिर झुकाकर मुस्कुराया, बस यही सुकून बना रहे। दूसरी तरफ हॉल के एक कोने में रोनी खड़ा था, हाथ में जूस का ग्लास, पर नजरें दूर स्टेज पर टिकी थीं, जहां सास और सिद्धि साथ डांस कर रहे थे। सिद्धि हंस रही थी, सास के हर सटे पर ताल मिलाती हुई। रोनी के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी, जैसे हर हंसी उसके दिल पर एक सवाल बनकर गिर रही हो। वो बुदबुदाया, ना जाने क्यों, उसे देखकर मन शांत नहीं रहता, सब ठीक लगकर भी कुछ गलत सा महसूस होता है। उसी वक्त पीछे से ऋषि आया। उसने रोनी के कंधे पर हाथ रखा। इतना मत सोच, रोनी। सास ने अगर किसी को चुना है, तो सोच समझ कर ही किया होगा। रोनी ने फीकी मुस्कान दी, कभी कभी जो दिखता है, वो सच नहीं होता ऋषि। ऋषि बोला, और कभी जो महसूस होता है, वो जरूरी नहीं कि सच साबित हो। दोनों कुछ पल चुप रहे। मंच पर तालियां गूंजती रहीं, पर उस कोने में दो दिलों के बीच एक साया गहराता जा रहा था। संगीत का समापन सबके एक साथ डांस करने से हुआ। आशी और करण, अन्वी और शुभ, वेद और देविका, सब एक ही स्टेज पर थे।
हर चेहरा मुस्कुराता हुआ, पर हर दिल में एक अधूरा सवाल छिपा था। जब गाना खत्म हुआ तो चारों ओर तालियां गूंज उठी, पर लाइट्स के नीचे किसी की आंखें भीग चुकी थीं। देविका की। और वेद ने पहली बार उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर उसने धीरे से मुड़कर भीड़ में गुम हो जाना चुना। कमरे में हल्की सी गुलाब और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। सामने बड़े आईने के सामने बैठी अन्वी आज किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसका लाल जरीदार लहंगा सुनहरी रोशनी में ऐसे चमक रहा था, मानो किसी ने उसके हर धागे में सूरज की किरणें बूंदी हों। हरे रंग के डायमंड सेट ने उसके चेहरे की कोमलता में एक अलग सी रौनक घोल दी थी। कानों के झुमके उसके गालों को हल्का हल्का छू रहे थे, और माथे का टीका हर सांस के साथ जैसे झूम रहा था। लेकिन उस चमक के पीछे एक गहरी खामोशी छिपी थी, जो सिर्फ एक माँ की नजर ही पकड़ सकती थी। आशी ने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया, अन्वी के पास आए और उसकी मान के पास झुककर हल्के से माथा चूम लिया। मेरी बच्ची, तुझे किसी की नजर न लगे। उसकी आवाज में वो ममता थी जो हर माँ की दुआओं में घुली होती है। फिर वो धीरे से उसके सामने आकर बैठ गई, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर, जैसे कोई टूटी हुई तितली को अपने हथेलियों में संभाल लेता है। आशी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे नहीं पता अन्वी, क्या बात है, लेकिन तू बहुत बेचैन लग रही है। अगर तू इस शादी से खुश नहीं है तो अभी भी वक्त है बताने का। मैं और करण हमेशा तेरे साथ हैं, चाहे जो हो। अन्वी की पलकों के नीचे जैसे कोई तूफान था। उसकी सांसें तेज थीं, पर होंठ सिले हुए। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, सॉरी मॉम। उसकी आवाज बमुश्किल निकली, मैं आपको बहुत हर्ट कर रही हूं ना। आशी ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी उंगलियां अन्वी के बालों में चली गईं, और वो बोली, पगली, माँ को कभी सॉरी कहा जाता है क्या? माँ तो वो है जो तेरे सारे दर्द को तुझसे पहले महसूस कर लेती है। मैं बस चाहती हूँ कि तू सच में खुश रहे, बस, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, कभी कभी मॉम, खुश रहना और सही फैसला लेना एक जैसा नहीं होता। शायद मैं दोनों के बीच फंस गई हूँ। आशी ने उसकी थोड़ी ऊपर उठाई, तो जो भी फैसला ले वो तेरे दिल से निकलना चाहिए, किसी डर या दबाव से नहीं। शादी एक दिन की बात नहीं, जिंदगी भर की जिम्मेदारी होती है। अन्वी। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई, बस बाहर से आती शहनाई की आवाज थी, धीमी पर भावनाओं से भरी हुई। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। करण अंदर आया, मुस्कुराता हुआ। अगर माँ बेटी का इमोशनल सीक्वेंस खत्म हो गया हो तो क्या मैं अपनी दुल्हन को स्टेज तक ले जा सकता हूँ? उसकी बात ने कमरे की नमी को हल्का कर दिया। आशी ने आंखों के कोने पोंछे। रुको, पहले अपनी बेटी की नजर तो उतार लूं। उसने आरती की थाली उठाए, 3 बार घुमाए और धीरे से कहा, भगवान करे तेरे जीवन में सिर्फ खुशियां आए। जिसे तू जीवन साथी चुने वो तेरी मुस्कान की वजह बने। अन्वी ने हल्की मुस्कान दी। आपको भरोसा है ना मॉम कि मैं ठीक रहूंगी? आशी की नजरें गहरी हो गईं। मुझे भरोसा है अपनी परवरिश पर और उस लड़के पर जो तुझे देखकर चैन पा लेता है। करण हंसते हुए बोला, अब चलो ना, वरना शुभ बारात लेकर कमरे में ही आ जाएगा। आशी मुस्कुरा दी, जा मेरी गुड़िया, अब तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, किसी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन याद रख, चाहे तू किसी भी घर की हो जाए, मेरे दिल का कोना हमेशा तेरे लिए ही रहेगा। अन्वी की आंखें फिर नम हुई। वो झुककर माँ के गले लग गई। आई लव यू मॉम, आई लव यू टू, मेरी बच्ची। आशी ने कहा, उसकी आवाज थोड़ी भर्रा गई। बाहर शहनाई की धुन अब साफ सुनाई दे रही थी। एक नई शुरुआत, एक नई कहानी, और एक बेटी जो अब अपने जीवन के सबसे बड़े सफर पर निकलने वाली थी। आगे बढ़ कारण ने भी अन्वी को अपने सीने से लगा लिया। पीछे से नव की आवाज आई, मेरे बिना यह फैमिली अधूरी है। वो भी आगे आया और उन तीनों के गले लग गया। चैप्टर 39। अब आगे। शाम का आसमान सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था। चौधरी हवेली के आंगन में झिलमिलाती लाइटें ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान के सारे तारे जमी पर उतर आए हों। शहनाई की मधुर धुन, फूलों की खुशबू और रिश्तेदारों की हल्की चहल पहल के बीच सबकी निगाहें अब बस 2 लोगों पर टिक चुकी थी, अन्वी और शुभ। आज शुभ ने सुनहरी शेरवानी पहनी थी, जिसमें लाल रंग की झलक उसे और भी आकर्षक बना रही थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी बेफिक्री थी, लेकिन आंखों में आज एक अजीब सा ठहराव था, जैसे किसी ने उसके जीवन को एक दिशा दे दी हो। दूसरी ओर, अन्वी लाल जोड़े में सजी हुई थी, हर कदम पर सादगी और शालीनता की मिसाल। उसकी पलकों के नीचे हल्का सा संकोच था, पर दिल में भावनाओं का सागर मचल रहा था।
मंच पर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। चारों ओर हंसी, ताली और कैमरों की चमक थी। अन्वी ने जयमाला शुभ के गले में डाली और अगले ही पल शुभ ने भी उसके गले में डाल मालाएं बदल ली। फूलों की बारिश के बीच दोनों के चेहरे पर वही अनकही सी खुशी झलक रही थी। लेकिन शायद ये खुशी सच्ची नहीं थी। मंडप में पंडित जी के मंत्रों की गूंज फैली हुई थी। आग की लौ की गर्मी और सिंदूर की गंध के बीच दोनों ने साथ साथ 7 फेरे लिए। हर फेरे पर एक वादा, एक रिश्ता, एक नई शुरुआत। जब 7वां फेरा पूरा हुआ, पंडित जी बोले, अब वर वधू को अग्नि साक्षी मानकर अपना संबंध पवित्र करने का समय है। करण और आशी आगे आए। करण ने अन्वी का हाथ शुभ के हाथ में रखते हुए कहा, शुभ, ये हमारी बेटी है। इसका हर आंसू, हर मुस्कान अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आशी ने आंखों में नमी लिए कहा, अगर कभी ऐसा वक्त आए कि तुम इसे खुश ना रख सको, तो हमारी बच्ची को हमें वापस दे देना। शुभ ने दोनों की ओर देखा, फिर मुस्कुराया, वही उसकी निश्चल मुस्कान जिसमें आत्मविश्वास झलकता था। उसने कहा, मॉम, डैड, अब आप दोनों बेफिक्र रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा दिन कभी आए ही नहीं, और अगर कभी कुछ गलत हो भी गया, तो सबसे पहले मैं खुद को ठीक करूंगा, इसे नहीं रुलाऊंगा। उसकी बात पर मंडप में सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा भावनाओं से भरा था। करण ने आगे बढ़कर शुभ के कंधे पर हाथ रखा, और आशी ने अन्वी के सिर पर हाथ फेरते हुए आंखें पोंछी। शुभ ने थल से सिंदूर उठाया, और जब उसने अन्वी की मांग में वो भर दिया, तो जैसे पूरे माहौल में एक पवित्रता फैल गई। आशी की आंखों से आंसू बह निकले। वो पल हर मां के लिए सबसे मधुर और सबसे कठिन होता है। फिर शुभ ने धीरे से मंगलसूत्र उसके गले में पहनाया। पंडित जी की आवाज गूंजी। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। दोनों उठे। सबसे पहले रणधीर चौधरी के पास पहुंचे। शुभ झुककर उनके पैर छूता है, और अन्वी झुककर उन्हें गले लगा लेती है। रणधीर चौधरी की आंखों में गर्व था, हमारी नातिन अब घर की लाज बन गई। उन्होंने कहा, सिमरन जी, राज जी, नीति और संदीप जी, सभी ने आशीर्वाद दिया। रत्ना देवी की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर संतोष की झलक थी। श्री और आकाश जी के पास जब अन्वी पहुंची, श्री ने उसे गले लगाकर कहा, मेरी नातिन बड़ी जल्दी इतनी बड़ी हो गई, आज दुल्हन बन गई। विराज के पास जाते वक्त शुभ की आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। उसने अपने पिता के पैर छुए, बिना कुछ कहे। विराज ने सिर पर हाथ रखा। खुश रहो, बेटे। शुभ ने हल्की मुस्कान से अपनी नाराजगी छिपा ली। तभी अनवर दौड़ता हुआ आया, सीधे शुभ से लिपट गया। जीजू, अब मेरी दी आपकी हो गई, पर ध्यान रखना, अगर दी आपको डांटे, तो पलटकर जवाब मत देना। और अगर आपको गुस्सा आए, तो शिकायत हमसे कर लेना। सब हंस पड़े। आशी ने प्यार से अनवर के सिर पर हाथ फेरा। शरारती, अब जा, फोटो खिंचवाने दे। शहनाई की धुन अब धीमी पड़ चुकी थी। फूलों की महक के बीच हवेली का आंगन जैसे किसी अधूरी खुशी में लिपटा हुआ था। दुल्हन की विदाई, वो पल जो हर घर को एक साथ तोड़ भी देता है और जोड़ भी देता है। अन्वी लाल जोड़े में सजी, आंखों में काजल और आंसुओं का मिल लिए, आंगन के बीच खड़ी थी। सामने उसकी पूरी दुनिया आशी, करण, शुभ की ओर देख रहे थे, पर किसी की आंखें सूखी नहीं थी। आशी आगे बढ़ी। उसने अन्वी को अपने सीने से लगाया, जैसे कोई माँ अपने बचपन की सारी यादें एक पल में महसूस कर रही हो। मेरी बच्ची, अब तू पराई हो गई। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन याद रखना अन्वी, जिस घर जा रही हो, वहां अपना दिल रखाना, खुद को नहीं खोना। अन्वी ने सिर झुकाकर कहा, मॉम, मैं हमेशा आपकी ही रहूंगी, बस पता बदल जाएगा। करण ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। अब जब भी रोना आए, पहले मुस्कुरा लेना, फिर सोच लेना, तुम्हारे पापा को तुम्हारी हंसी ज्यादा प्यारी है। आशी वहीं खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहते रहे, और अन्वी उसके गले लग बोली, आपने मुझे हमेशा मजबूत बनना सिखाया, मॉम, आज कोशिश कर रही हूँ वही करने की। अनवर आगे आया, उसकी आंखें लाल थी, पर चेहरे पर जबरन मुस्कान थी। उसने अन्वी को कसकर गले लगाया। दी, अब मैं किससे लड़ूंगा? कौन मेरा टिफिन छुपाएगा? अन्वी ने उसके बालों को सहलाया। अब जब कभी तुम्हें मेरी याद आए, तो खुद पर गर्व करना, क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अनवर ने सिर हिलाया, फिर आंखें पोंछ कर बोला, अब जल्दी चलो दी, वरना मैं रो दूंगा। अनवर, सास और बाकी कजिन सब हंसी और आंसुओं के बीच एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अंशी बोली, अब हमारी ग्रुप चैट में रोज कॉल चाहिए। देविका मुस्कुराए, और वीडियो कॉल में रोना नहीं चलेगा। अन्वी ने सबको देखा। वो हंसी जो कभी हवेली की जान थी, आज विदाई के शोर में खो रही थी। आखिर वो पल भी आ गया।
शुभ ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। आशी ने अनवी के सिर पर हल्दी से सजी थाली का चावल गिराया। सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची। अनवी ने एक एक कर सबको गले लगाया। फिर मुड़कर देखा हवेली की दहलीज, जहां से उसने अपने बचपन का हर पल देखा था। वो आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे कार में बैठ गई। अनवर पीछे खड़ा था, हाथ हिलाता हुआ, पर उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर अनवर और सास पीछे से कार को हल्का धक्का दे रहे थे। विदाई की रस्म पूरी हो चुकी थी। सभी रिश्ते, हंसी, आशीर्वाद अब उस कार के साथ आगे बढ़ चले थे। जाते जाते वेद ने एक नजर देविका की ओर डाली। उस नजर में न कोई शब्द था, न कोई शिकायत, बस अधूरी बातें थीं। वो बिना कुछ कहे चला गया। देव उसके पास आया और बोला, क्या वो लड़का वेद था? देविका ने बस हल्के से पलकें झपकाईं। जवाब था, हाँ। फिर धीमे से बोली, डैड प्लीज, ये बात हमारे बीच ही रहे। वो मेरे अतीत का हिस्सा है, लेकिन मुझे बहुत कुछ उससे साफ करना बाकी है। देव ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है बेटा, पर खुद को मत खो देना। रात ढल चुकी थी। शुभ की कार अब शहर से दूर पहाड़ियों की ओर बढ़ रही थी। सड़क पर चांदनी फैली थी, हवा में शांति थी। कुछ देर बाद शुभ ने कार रोकी। उतरो, उसने कहा। अनवी ने हैरानी से पूछा, यहाँ? शुभ मुस्कुराया, हाँ, तुमने सनसेट तो देखा है, अब सनराइज देखो। दोनों पहाड़ी के किनारे खड़े हो गए। नीचे फैला सन्नाटा, ऊपर आसमान में तारों का आखिरी उजाला। धीरे धीरे पूरब की दिशा से सुनहरी किरणें फैलने लगी। शुभ ने उसकी ओर मुड़कर कहा, ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है, बिना किसी दिखावे, बिना किसी डर के। फ्रेंड्स, अनवी ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ बढ़ाया। फ्रेंड्स, दोनों ने हैंडशेक किया। सूरज अब पूरी तरह उग चुका था, और उस रोशनी में दो दिलों की कहानी एक नई दिशा में चल पड़ी। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 40, अब आगे। सुबह का समय था। वशिष्ठ मैंशन की ऊंची दीवारों पर डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। हवेली के गेट पर फूलों की माला टंगी थी, और दरवाजे के बाहर खड़ी थी मिष्ठी, उम्र करीब 45 वर्ष। उसके हाथों में आरती की थाली थी, जिसमें दिया जल रहा था और कपूर की हल्की सी खुशबू हवा में घुल रही थी। घर के बाकी सदस्य अंदर खड़े थे, पर नजरों में बस इंतजार था शुभ और अनवी का। कुछ ही पलों में काले एसयूवी का दरवाजा खुला। पहले शुभ उतरा, सुनहरी शेरवानी में, पर चेहरे पर वही पुरानी सख्ती। फिर उसके पीछे लाल जोड़े में अनवी उतरी, जो नए घर की दहलीज पर कदम रखने जा रही थी। मिस्थी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखों में एक अनजानी चमक आ गई। आओ शुभ, आओ बेटा, उसने धीमी मुस्कान के साथ कहा, और थाली उठाए आरती करने के लिए। पर तभी शुभ के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसकी आंखों में तीखापन उतर आया, और होठों पर गुस्से की हल्की रेखा उभर आई। अनवी ने उसकी बदलती नजरें देख ली, मगर वो कुछ बोली नहीं, बस धीरे से उसका हाथ कसकर थाम लिया। शुभ ने विराज की ओर देखा। डैड, आपने इनको यहाँ बुलाया क्यों? उसकी आवाज ठंडी थी, पर हर शब्द चुभने वाला। किसने दिया इन आउटसाइडर को ये हक कि वो मेरी वाइफ का स्वागत करें? मेरे लिए इनसे बेहतर तो घर का नौकर भी होता। पूरा हॉल जैसे ठहर गया। दिया की लौ हल्की सी कांपी। विराज ने सख्त आवाज में कहा, शुभ, ये क्या तरीका है बात करने का? ये तुम्हारी मासी माँ है। शुभ की आंखें कुछ पल के लिए गुस्से से भर उठी। उसने बिना झिझक जवाब दिया, मेरी कोई मासी माँ नहीं है, डैड। मैंने उन्हें उस दिन खो दिया था, जिस दिन इन्होंने मेरी माँ की जगह लेने की कोशिश की थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मिस्थी के चेहरे पर हल्की सी पीड़ा आई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ मुस्कुराई, जैसे दर्द को ओढ़ लिया हो। फिर उसने पास खड़ी गीता, जो घर की पुरानी नौकरानी थी, को आवाज दी। अगर शुभ को यही ठीक लगता है, तो तुम ही कर दो उसकी पत्नी का स्वागत। गीता ने हिचकते हुए आरती की थाली थामी, और विराज की ओर देखा। विराज ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया, कर दो गीता। दीपक की लौ कांपती रही, जब गीता ने आरती की थाली उठाई, और धीरे धीरे अनवी और शुभ के चारों ओर आरती उतारी। मंत्रों की हल्की गूंज उठी, पर माहौल में मिठास नहीं, एक अनकहा बोझ था। आरती खत्म होते ही शुभ ने अनवी का हाथ थाम लिया, और बिना किसी से कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने पीछे पलटकर भी नहीं देखा, बस एक झटके में दरवाजा खोला और अनवी को अपने कमरे में ले गया। शुभ का कमरा आज फूलों की खुशबू से भरा था। दीवारों पर हल्की पीली लाइटें झिलमिला रही थीं, और हवा में गुलाब की महक घुली हुई थी।
कमरे के हर कोने में शादी की रात का असर अब भी मौजूद था। सजे हुए बिस्तर पर गेंदा और गुलाब की पंखुड़ियां, खिड़की पर लटकी झिलमिलाती झालरें और दीवारों पर टंगे सुनहरे पर्दे। अन्वी ने आईने में खुद को देखा। उसके माथे पर सिंदूर की हल्की लकीर थी, गले में मंगलसूत्र की चमक, और चेहरे पर वो थकान जो नई जिंदगी की शुरुआत के साथ आती है। शुभ अभी अभी वॉशरूम से बाहर आया था। सफेद शर्ट की आस्तीनें मुड़े, बाल थोड़े भीगे हुए, चेहरा शांत लेकिन भावनाओं से खाली। वो अन्वी की ओर देख हल्के से बोला, जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ। ये भारी लहंगा उतार दो, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो बिना रुके कमरे से निकल गया। अन्वी कुछ पल तक दरवाजे को देखती रही, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि उस दरवाजे के पार अब उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। नीचे किचन में शुभ ने खुद 2 प्लेटों में नाश्ता सर्व करना शुरू किया। काका, 2 प्लेट में पोहा और जूस देना, उसने कहा। लेकिन वो फिर खुद ही करने लगा। बटल काका और नौकरानी गीता ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। बड़े बाबा, हम कर देते हैं, आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? शुभ बिना ऊपर देखे बोला, बाहर जो तुम्हारी नई मालकिन आई है ना, उन्हें सर्व करना तुम सबकी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। वो बात खत्म कर ही रहा था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। शुभ, मैं इस घर की मालिन नहीं हूँ। शुभ के कदम रुक गए। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। मिष्टी वहां खड़ी थी, हाथ में थाली और आंखों में नमी। मॉम और विशु के जाने के बाद आपने खुद को इस घर की मालिन मान लिया था, शुभ ने कहा। मिष्टी का चेहरा सख्त पड़ गया। शुभ की आंखों में एक पल को कुछ चमका, शायद दर्द, शायद गुस्सा। उसने बस इतना कहा, जो बीत गया उस पर बात मत करो मिष्टी। अब मेरे घर की देखभाल किसी और को करनी है। किया चुका है, इस घर को संभालने आपको तकलीफ नहीं होगी। मिष्टी कुछ कह नहीं पाई। शुभ ने प्लेटें उठाई, एक में पोहा, ऑरेंज जूस, और चुपचाप ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। ऊपर अन्वी अब तक तैयार हो चुकी थी। उसने शादी का भारी लहंगा उतार कर हल्की गुलाबी साड़ी पहन ली थी। वो आईने के सामने खड़ी साड़ी की प्लेट्स को ठीक कर रही थी, पर बार बार उसका प्लेट फिसल जाती। वो साड़ी संभालने की कोशिश कर रही थी जब दरवाजा खुला। शुभ अंदर आया, ट्रे लेकर। अन्वी झट से मुड़ी और अपने पल्लू को कसकर ओढ़ लिया। शुभ ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बिस्तर पर ट्रे रखते हुए बोला, इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं। अगर पहननी नहीं आती तो जरूरी नहीं कि यही पहनो। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो अलमारी की ओर गया और एक हल्की कॉटन की टी शर्ट और लोअर निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। लो, ये पहन लो, अन्वी ने धीरे से कहा। कल ही हमारी शादी हुई है, और आज ऐसे कपड़े पहनूंगी तो कहीं अजीब ना लगे। शुभ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो तुम्हें अजीब ना लगे वही करो। ये घर अब तुम्हारा भी है, पर इसमें अपनी तरह से रहना, कुछ गलत नहीं। जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। दिन की थकान अब कमरे की हवा में उतर चुकी थी। टेबल पर रखा नाश्ता खत्म हो चुका था। शुभ ने आधे अधूरे ढंग से कप प्लेट्स को साइड किया, फिर अंगड़ाई लेते हुए बोला, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। मुझे तो नींद आ रही है। अगर कुछ चाहिए हो तो नीचे सर्वेंट्स हैं, या फिर मुझे जगह देना। वो इतना कहकर तकिए में चेहरा छिपा लेट गया। अन्वी ने उसकी ओर देखा। वो सच में थका नहीं, बल्कि खुद से भाग रहा था। पर उसने कुछ नहीं कहा। वो भी अपनी थकान में डूब बिस्तर के दूसरे कोने में जाकर लेट गई, शुभ से कुछ दूरी बनाकर। बाहर हवाओं में हल्की ठंडक थी। दिन धीरे धीरे ढल रहा था, और खिड़की से आती किरणें कमरे के पर्दों को सुनहरी बना रही थी। अन्वी की आंखें कब बंद हुई, उसे खुद भी नहीं पता चला। चैप्टर 41। अब आगे। जब उसकी नींद टूटी, तो दीवार पर लगी घड़ी शाम के 4 बजने का इशारा दे रही थी। कमरे में अब भी वही सन्नाटा पसरा था। शुभ अब भी सो रहा था। हल्की खर्राटों की आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। अन्वी ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से उठ गई। उसने शुभ की दी हुई वही लोअर और टी शर्ट पहनी थी, थोड़ी ढीली, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। वो बालों को पीछे करते हुए कमरे से बाहर निकली और नीचे किचन की ओर बढ़ गई। हॉल में कदम रखते ही उसे कई औरतों की बातें सुनाई दी। वो सभी सुंदर साड़ियां पहने, गहनों से लदी हुई सोफों पर बैठी थी। उनकी हंसी और बातचीत के बीच किसी ने अन्वी को देखा। अरे बेटी, जरा जाओ, शुभ की पत्नी को बुला लाओ, एक औरत ने कहा। हम सब उसकी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आए हैं। अन्वी ठिठक गई। वो सोच में पड़ गई कि वो तो मैं ही हूँ। तभी पीछे से एक जानी पहचानी लेकिन ठंडी आवाज आई, क्यों बुलाओ उसे, ये ही तो है शुभ की पत्नी। मिष्टी की आवाज थी, जिसकी मुंह दिखाई के लिए आप सब आए हैं। नीचे हॉल में औरतों की खुसुर फुसुर गूंज रही थी।
देखो देखो कैसी बहू आई है, कल ही शादी हुई और आज तो नीचे तो पजामे में घूम रही है। अरे अब जमाना बदल गया पर ये तो जरा ज्यादा ही बदल गई। अन्वी हक्का बक्का खड़ी थी। उसकी आंखों में उलझन और चेहरे पर हल्की शर्म थी। तभी पीछे से मिष्टी के स्वर में हल्की तंज भरी मुस्कान उभरी। थोड़ा धीरे बोली, बहू सुन लेगी, यही तो शुभ की बीवी है, जिसके मुंह दिखाई के लिए आप सब आए हैं। कमरे में सन्नाटा पसर गया। तभी सीढ़ियों पर से शुभ की आवाज आई, अरे वाह, नीचे तो पूरा संसद सत्र चल रहा है क्या। सबकी निगाहें ऊपर उठी। शुभ नींद से उठा हुआ था, बाल थोड़ा बिखरे और चेहरे पर वही बेफिक्रा तंजिया मुस्कान। क्या बात है, आज सबकी चाय ठंडी हो गई क्या, उसने हंसते हुए कहा और अन्वी के पास जा खड़ा हुआ। और हाँ, जो भी ये फैशन पुलिस का नया विभाग खुला है, उनको बता दो कि मेरी बीवी जो भी पहने वही फैशन कहलाएगा। उसकी मर्जी, वो कुछ भी पहन सकती है। उसकी बात सुनकर हॉल में हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन मिष्टी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। शुभ ने हॉल में सबके सामने कहा, अन्वी वही पहनेगी जो उसके दिल को सही लगेगा। मुझे नहीं लगता इस घर में किसी को इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए, और अगर है तो वो इस घर के आउटसाइडर्स हैं। उसकी नजर सीधे मिष्टी पर टिक गई। कमरे में हल्की सी ठंडक फैल गई, जैसे हवा भी ठहर गई हो। मिष्टी ने गहरी सांस ली, फिर संयमित आवाज में बोली, शुभ, ये रस्म है, इसमें कम से कम तुम्हारी बीवी पारंपरिक कपड़े तो पहन ही सकती है। शुभ के होठों पर आधी मुस्कान आई, कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अन्वी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में शांति थी, जैसे वो हालात को और बिगड़ने नहीं देना चाहती हो। वो मिष्टी की ओर देखकर बोली, माँ से, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वो सीढ़ियां चढ़ गई। शुभ कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर अन्वी के पीछे ऊपर चला गया। ऊपर पहुंचते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और हल्के से अन्वी का हाथ थामते हुए बोला, अन्वी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। अन्वी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में समझ और सादगी दोनों थी। शुभ, इसमें फोर्स करने वाली कोई बात नहीं है। वो बोली, अगर रस्म चल रही है तो पारंपरिक कपड़े पहनने में क्या बुराई है। शुभ ने भौं उठाए, अच्छा, सुबह तो तुमसे शादी नहीं पहनी जा रही थी, याद है। अन्वी हल्का सा हंस पड़ी, सुबह मुझे नहीं पता था, मॉम ने मेरे लगेज में रेडी टू वेयर साड़ी रख दी थी, बस 5 मिनट लगेंगे। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बड़ी बहू, आपका सामान। गीता आंटी ने मुस्कुराते हुए अन्वी का सूटकेस अंदर रख दिया। थैंक यू आंटी, अन्वी ने कहा, और फिर लगेज से साड़ी ले वॉशरूम की ओर बढ़ गई। 5 मिनट बाद कमरे का माहौल बदल चुका था। हल्की सीनी की खुशबू, पर्दों से छनकर आती धूप और सामने आईने में बैठी अन्वी साड़ी में सजी। उसके चेहरे पर एक अलग ही गरिमा थी। वो अपने कानों में छोटे से मोती के झुमके पहन रही थी, फिर माथे पर हल्की सी बिंदी लगाई और अपनी मांग के पास उड़ते बालों को सधाकर पीछे किया। शुभ कुछ कदम पीछे खड़ा था। उसकी नजरें आईने में अन्वी की परछाई पर ठहर गईं। वाह, वो धीरे से बोला, तुम ये भी कर सकती हो, मतलब संस्कारी मोड भी ऑन होता है तुम्हारा। अन्वी मुस्कुराए, सब कुछ मौका देखकर ही ऑन होता है मिस्टर वशिष्ठ। शुभ ने हंसते हुए कहा, अब नीचे सबकी सांसें थमी होंगी, चलो उन्हें थोड़ा जीने दो मैडम। अन्वी ने साड़ी का पल्लू संभाला और दोनों नीचे की ओर बढ़ चले, जहां हॉल में सभी इंतजार कर रहे थे। और मिष्टी, जिनकी आंखों में शायद थोड़ी हैरानी, थोड़ी राहत और थोड़ा दर्द छिपा था। सीढ़ियों से नीचे उतरती अन्वी का हर कदम जैसे घर की दीवारों में एक नई रौनक भर रहा था। रेड कलर की साड़ी में सजी, हल्की बिंदी और बालों से जरती चमक, वो अब वही शुभ वशिष्ठ की पत्नी लग रही थी, जिसकी सब बातें कर रहे थे। हॉल में बैठी औरतें, जो कुछ देर पहले उसके कपड़ों पर चर्चा कर रही थीं, अब चुप हो गईं। किसी ने धीरे से कहा, अब तो असली बहू लग रही है। तो किसी और ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मिष्टी, जो अब तक थोड़ी सख्त दिख रही थी, उसके चेहरे पर भी हल्की सी कोमलता उतर आई। वो मन ही मन बोली, शुभ चाहे कुछ भी कहे, पर इस लड़की में एक शांति है जो पूरे घर को बदल देगी। अन्वी सबके बीच आकर बैठ गई। वो हल्के से मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी झिझक थी। तभी एक आंटी ने कहा, चलो अब मुंह दिखाई शुरू करो, बहू का चेहरा तो पहले ही सबने देख लिया, पर रस्म तो रस्म है। सब हंस पड़े। अन्वी ने शर्माते हुए अपना पल्लू थोड़ा नीचे किया और पहली आंटी ने गिफ्ट्स, गहने और मिठाई उसके सामने रख दी। बहू बहुत सुंदर है, उन्होंने कहा, इसे किसी की नजर ना लगे, इतनी सुघड़ और प्यारी लड़की मिल गई, बुरी नजर से बचाए तुम्हें। शुभ,
जो पास ही खड़ा था, हंसते हुए बोला, देखिए आंटी, नजर तो मुझ पर भी लग सकती है, आखिर मैंने भी तो इतना मुश्किल काम किया है, शादी कर ली। सबकी हंसी गूंज उठी। अन्वी ने हल्की सी मुस्कान दबाने की कोशिश की, लेकिन शुभ की बातों पर वो खुद भी हंसे बिना नहीं रह पाई। मिष्टी ने सबको इशारा किया कि अब सब रस्म पूरी करें। सब एक एक कर अन्वी के हाथों में गिफ्ट और आशीर्वाद रखने लगी। शुभ बीच में ही बोला, प्लीज गिफ्ट्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, घर के खर्चे में ही चलाता हूँ। शुभ विराज की आवाज आए, थोड़ी सख्ती, थोड़ा स्नेह। सब फिर से हंस पड़े। शुभ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ओके ओके, बहू जी की कमाई अलग, मेरी अलग। फिर अन्वी की ओर देखते हुए बोला, लेकिन एक बात याद रखना मिसेस वशिष्ठ, इस घर में हंसी की कमी कभी नहीं होने दूंगा। अन्वी की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं। उसे लगा, इस अनजान घर में, जहां सबके अपने नियम और दूरी हैं, कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जो उसकी दुनिया को हल्का और सच्चा बनाए रखेगा। मिष्टी दूर से सब देख रही थी। वो कुछ नहीं बोली, बस अपने हाथों को कसकर थाम लिया, जैसे किसी पुराने दर्द को फिर से दफन करने की कोशिश कर रही हो। चैप्टर 42। अब आगे। दूसरी ओर हवेली के किसी कोने में आशी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी, हाथ में फोन और चेहरे पर चिंता की लकीरें, जैसे माँ के दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। उसने करण की ओर देखते हुए कहा, करण, अन्वी क्या कर रही होगी वहाँ? पहली बार गई है उस घर में, पता नहीं सब कैसे होंगे। मैं कॉल करूं क्या? करण मुस्कुराया, उसकी बेचैनी को प्यार से थामते हुए बोला, आशी, तुमने शुभ से दिन में 4 बार बात की है। वो ठीक है, कल ही तो पगफेरे की रस्म है, फिर मिल लेना अपनी बिटिया से। आशी ने होंठ काटे, आंखें नम सी हुई। हाँ, पर पता नहीं क्यों दिल बड़ा घबरा रहा है। करण ने उसे बाहों में लेकर हल्के से कहा, अब वो छोटी सी गुड़िया नहीं रही आशी, वो अब किसी की पत्नी है। उसे खुद के फैसले लेने दो, खुद संभलने दो। तुम्हारी परवरिश ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। आशी ने करण के सीने से सिर टिकाया और बस हल्के से बोली, पता है, पर माँ का दिल ना। करण मुस्कुरा दिया, दिल तो माँ का है, पर भरोसा भी रखो, वो शुभ की पत्नी है, कोई अकेली नहीं। रेस्तरां में धीमी जैज म्यूजिक बज रही थी। लाइट्स हल्की सुनहरी और खिड़कियों से आती शाम की हवा किसी अधूरे किस्से जैसी लग रही थी। अंशी उस कोने वाली टेबल पर बैठी थी, वही जगह जहां कुछ दिन पहले उसने सारांश को अरमान के साथ देखा था। वो जगह अब उसके लिए एक सवाल बन गई थी, क्यों वो उसे बार बार याद आ रहा है। दरवाजे की घंटी बजी। अंशी की नजर अनायास उस ओर गई। सारांश था, अकेला, ब्लैक शर्ट, थोड़ा बिखरे बाल और वही ठंडापन चेहरे पर। वो एक पल को झिझकी, फिर उठकर उसके पास जा बैठी। सारांश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंशी बोली, यही पास में मेरी लैब है, थक गई थी, सोचा डिनर कर लूं। तुम भी अकेले हो तो सोचा साथ टेबल शेयर कर लूं। सारांश की आंखों में हल्की खींच उतर आई। वो कुर्सी से पीछे झुककर बोला, अंशी, मुझसे दूर रहा करो। उसके लहजे की ठंडक जैसे हवा को भी जमा गई। अंशी कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, इतनी नफरत क्यों करते हो मुझसे? क्या दोस्ती भी नहीं कर सकते? सारांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वॉलेट उठाया, बिल टेबल पर रखा और रेस्तरां से बाहर निकल गया। अंशी उसके पीछे भागती हुई बाहर आई, पर बाहर सिर्फ बाइक की गूंज थी। वो जा चुका था, हवा में उसकी परफ्यूम की खुशबू और दिल में अनकहे शब्द रह गए। अंशी वहीं खड़ी रही। अंश का घर। डाइनिंग टेबल पर हल्की रोशनी फैली हुई थी। निया और अक्ष अपने अपने कुर्सियों पर बैठे थे। सामने अंश था और उसके पास ही सोना। सोना के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और अंश बहुत सलीके से उन्हें कान के पीछे कर रहा था। उसके सामने रखा सूप ठंडा हो चुका था, लेकिन अंश का ध्यान सिर्फ उस लड़की पर था, जो बच्चे जैसी मासूमियत से हर निवाले को उसके हाथों से खा रही थी। अंश ने हौले से कहा, मॉम, ये सोना ने तो अन्वी दी की शादी का सारा मजा किरकिरा कर दिया। एक भी दिन मुझे चैन से एंजॉय नहीं करने दिया इसने। उसके स्वर में शिकायत थी, पर आंखों में एक अजीब सी कोमलता छिपी थी, जैसे वो खुद भी नहीं जानता कि उसे ये लड़की अब धीरे धीरे अपनी आदत क्यों लगने लगी है। नेहा मुस्कुरा दी, ओए होए, अंश कोई बात नहीं। इसकी हालत तू जानता है ना। इसे अब प्यार की जरूरत है, ताने की नहीं। 2 दिन बाद अन्वी की रिसेप्शन है, तब तू चला जाना, चैन से एंजॉय करना। तब तक इसे लोगों के बीच रहना, बातें करना, हंसना सब सिखा दे। अक्ष ने सहमति में सिर हिलाया। नेहा सही कह रही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटा।
सामने बैठे गॉडफादर शिव चौधरी ने भी गहरी नजर से सोना की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और आवाज में विश्वास। ये लड़की टूटी जरूर है, लेकिन इसमें रोशनी बाकी है। बस उसे कोई चाहिए जो उसके अंधेरे में हाथ थाम ले। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दीवारों पर टंगी लाइटें हल्के हल्के टिमटिमा रही थीं। अंश ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से सोना के बालों को सहलाया। चलो, अब खाना खत्म करो, उसने कोमल स्वर में कहा। सोना ने सिर झुकाकर अंश की हथेली पर अपने छोटे हाथ रख दिए और मासूमियत से बोली, हीरो खिला देगा ना? अंश मुस्कुरा उठा। नेहा ने उसे देखते हुए कहा, अब समझ गई हूँ, तेरी जिंदगी में तेरी बंदूक की सौतन आ चुकी है। सभी हंस पड़े। बस सोना चुपचाप सबको देखती रही, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हंसी क्यों है, पर फिर भी वो मुस्कुरा दी। उस पल में अंश के दिल में कुछ हलचल सी हुई, एक अनकहा एहसास जो शायद अब लौटकर कभी नहीं जाएगा। सास की कार दूर तक जाती रही। उसकी रोशनी धीरे धीरे गली के मोड़ पर गुम हो गई। सिद्धि कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर गहरी सांस लेते हुए घर के अंदर चली गई। दी, हाथ मुंह धो लीजिए, डिनर रेडी है। रिद्धि की चहकती आवाज ने घर के सन्नाटे को तोड़ दिया। सिद्धि ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस 5 मिनट में आती हूँ, कहकर वो सीढ़ियां चढ़ गई। ऊपर का कमरा लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की सी स्ट्रीट लाइट कमरे में पड़ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उस लाइट की किरणें किसी के चेहरे पर पड़ी। एक झुर्रियों भरा, आधा जला हुआ चेहरा। वो आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसकी सांसें भारी थीं और आंखों में नफरत की ठंडी आग थी। सिद्धि ने सिर झुकाया। अंकल, मैं एक कदम और आगे बढ़ गई। आपका बदला मैं जरूर लूंगी। उस आदमी की आवाज खुरदरी थी। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा। वो रावल्स, जिन्होंने मेरी जिंदगी छीन ली, अब तू उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। सिद्धि ने धीमे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक खामोश आग जल रही थी। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, उसने कहा और बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही आदमी ने टूटी हुई तस्वीर को देखा, जिसमें रोनी रावल, नाज रावल और उनका छोटा बेटा साज मुस्कुरा रहे थे। ऋषि की फोटो अलग से उस फ्रेम पर लगाई गई थी। तस्वीर के फ्रेम पर गिरे राख के टुकड़े अब भी जल रहे थे। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चैप्टर 43, अब आगे। सिद्धि ने धीरे धीरे ट्रे उठाई, जिसमें गरम सूप, 2 रोटियां और सब्जी रखी थी। ट्रे के किनारे कांप रहे थे, शायद डर से या शायद उस गुस्से से जो उसके अंदर कई सालों से सुलग रहा था। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर ठहरती, जैसे मन में उठते सवालों को दबा रही हो। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा, वो आदमी अब खिड़की के पास बैठा था। बाहर की हल्की बारिश की बूंदें शीशे से टकराकर नीचे फिसल रही थीं। सिद्धि ने ट्रे टेबल पर रखी और धीमे स्वर में बोली, अंकल, आज फिर साज रावल मेरे करीब आया था। शायद किस्मत खुद मुझे उस रास्ते पर ले जा रही है जहां से आपकी कहानी खत्म हुई थी। वो आदमी, जिसका चेहरा अब और साफ दिख रहा था, हल्की मुस्कान के साथ बोला, ध्यान रखना बेटा, रावल लोग चालाक हैं। वो भरोसा जीतकर वार करना जानते हैं। सिद्धि की आंखें ठंडी और दृढ़ हो गईं। उन्हें नहीं पता, अंकल, उनकी किस्मत अब मेरे हाथों में है। सास रावल की हर मुस्कान के पीछे का सच मैं जान लूंगी। और जब वक्त आएगा, वो खुद अपने किए की सजा मांगेगा। कमरे में फिर अंधेरा गहरा गया। बाहर बिजली चमकी और उस रोशनी में कुछ पल के लिए दोनों के चेहरों पर वो दर्द और बदले की आग साफ झलक उठी। अगली सुबह पुरानी हवेली आज फिर से जगमगा रही थी। आंगन में केसरिया फूलों की माला लटक रही थी। दियों की हल्की लौ हवा में थिरक रही थी। सभी घर की महिलाएं, सिमरन जी, नीति, निशी, आशी और अंशी बेसब्री से दरवाजे की ओर देख रही थी। हर किसी के चेहरे पर एक जैसी उत्सुकता थी। आज अनवी और शुभ पहली बार शादी के बाद पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके चौधरी हवेली लौट रहे थे। नीति ने मुस्कुराकर कहा, लगता है दामाद जी को टाइम लग गया अपनी बीवी को मनाने में। सिमरन जी हंसी दबाती बोली, अरे, शुभ को कौन मना सकता है, वो तो खुद सबको हंसा देता है। तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आई। अंशी उछल पड़ी, आ गए। अनवी दी और शुभ जीजू आ गए। सबके चेहरे खिल उठे। सिमरन जी ने जल्दी से थाली सजाई, आरती, दीपक और चावल से भरी कटोरी। जैसे ही शुभ और अनवी ने हवेली की चौखट पार की, हवा में खुशबू और खिलखिलाहट घुल गई। शुभ आज भी अपने मस्तमौला अंदाज में था। सफेद कुर्ते की आस्तीनें चढ़ी हुई, चेहरे पर वही चिरपरिचित बेफिक्री, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं हल्की मिष्टी वाली चुभन भी। वो सबको नमस्ते करता हुआ बोला, नमस्ते बड़ी माँ, छोटी माँ,
नमस्ते छोटी मॉम। और मॉम, घर तो वही है, बस अब सब लोग ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अन्वी ने धीरे से शुभ को कुहनी मारी। तुम कभी थोड़ा सीरियस रह सकते हो क्या? शुभ ने कान के पास झुककर फुसफुसाया। तुम सीरियस हो ना, काफी है मिसेस वशिष्ठ। सिमरन जी ने आरती उतारते हुए बोला। बस करो तुम दोनों, पहले घर में कदम रखो। उन्होंने दोनों के माथे पर तिलक लगाया और अन्वी से कहा, बच्चा, दहलीज पार करो, तुम्हारे पांव से घर में शुभता आए। अन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कदम रखा। उसकी पायल की मधुर छन छन ने पूरे घर में एक मीठी सी गूंज फैला दी। सब लोग सोफों पर बैठ गए थे। चाय, मिठाइयाँ और हंसी सब साथ चल रहे थे। केबिन का दरवाजा बेतकल्लुफी खुलते ही हवा में एक अजीब सा ठहराव आ गया, ठीक वैसे जैसे किसी गीत का सुर अचानक रुक जाए। साज और सिद्धि दोनों एक पल के लिए जम कर रह गए। साज ने, जैसे ही सिद्धि भीतर आए, बिना किसी चेतावनी के उसे दीवार के पास खींच लिया था। उसकी उंगलियां उसके बालों की लट को कान के पीछे कर गईं और आवाज बहुत धीरे पर शुरुआती गहराई के साथ फिसली, सिद्धि, क्या तुम? अब शब्द भी अधूरे थे कि दरवाजा चर्राकर खुल गया। नाज ने मैदान में कदम रखते ही सिद्धि से कुछ सख्त, कुछ मायूस निगाहों से कहा, अगर ये साज तुम्हें परेशान करे, तो बस मुझे एक बार बताना, मैं सीधा कर दूंगी। कठोर स्वर की कठोरता में भी एक छिपा हुआ मातृत्व था। वह धीमे कदमों से आगे आए और अचानक उसका मुंह नर्म पड़ गया। उसने सिद्धि के सिर पर अपना हाथ रखा और माँ जैसा स्नेहफूल स्पर्श करते हुए कहा, मुझे अपनी माँ ही समझना, बेटा। फिर हल्का सा मुस्कुराकर उसके माथे पर चूम लिया। सिद्धि का चेहरा पिघल गया, आंखों में कुछ नम हो आया, पर वह तुरंत ही उसे छिपा बैठी, जैसे किसी ने अंदर घर की पुरानी ज्वाला को फिर छू लिया हो। कमरे में लौट आए खामोशी पर कुछ देर दोनों उन पलों की भिन्न भिन्न धड़कनें बैठी रहीं। सास ने एक तिरछी मुस्कान के साथ हल्का उबासी लेते हुए कहा, माँ, आप ऐसे कैसे बिना खटखटाए केबिन में आ सकती हैं? उसकी आवाज में नजरबंदी के साथ खेल भी था और बचकानी नाखुशी भी। नाज ने झट से सास के कान पकड़ लिए, माँ जैसा कड़कपन, पर आंखों में धमक, अगर तूने मेरी बहू को परेशान किया ना, तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके शब्दों में हल्की धमकी थी, पर वह उस बिटी सी चिंता को छिपा रही थी जो किसी माँ के लिए नेचुरल होती है। सास ने नाज को कसकर हक कर लिया, जैसे किसी हरकत को मासूमियत से छिपाते हुए। भला मैं अपने प्यार को तकलीफ क्यों दूंगा, उसने कहा और नजरें घुमाकर सिद्धि की ओर देखा, एक तरह की दबे हुए मतलब सी मुस्कान। नाज ने वह हंसी नहीं सुनी, वह सीधी बात पर आई, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उसकी आवाज में बचपना और अधिकार दोनों थे। सास ने हल्का सा सिर झुकाया, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, माँ। नाज ने बिना देर किए तय कर दिया, 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, सोचकर बता देना। वह मुस्कुराकर केबिन से बाहर निकल गई, पर पीछे मुड़कर एक आखिरी बार दोनों को देखा। रोनी का केबिन। विक्रम झुका हुआ किसी फाइल में खोया था। रोनी ने सामने खड़े होकर पूछा, सिद्धि के अंकल का कुछ पता चला क्या? विक्रम ने मना करते हुए सिर हिलाया, सर, अभी कुछ नहीं। उसकी आवाज में थकान और आधी जानकारी की असमंजस थी। तभी दरवाजा फिर से चर्राया और नाज अंदर आ गई, पूरे ताजगी भरे अंदाज में। रोनी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, नाज, दरवाजा भी कभी कभी खटखटाना होता है, पता चला? नाज ने एक तंज भरी झलक से कहा, अब मुझे अपने हस्बैंड के केबिन में आने पर भी खटखटाना होगा क्या? वह इतनी सहज थी जैसे घर ही ऑफिस हो और हर किसी की आदत उसकी दरवाजे की घंटी हो। विक्रम ने नम्रतापूर्वक नाज का अभिवादन किया और दरवाजे से बाहर चले गए। नाज ने रोनी की ओर देखकर कहा, चलो, सास और सिद्धि की शादी कर दे दो, जल्दी करो। उसकी आंखों में उत्साह थरथर कर रहा था, विधि का एक और अध्याय जोड़ने की चाह। रोनी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, इतनी जल्दी क्या है? पर नाज ने उसे ढक्कन जैसा देखकर टोक दिया, जल्दी से कर दो, ताकि वे हमारी नजर के सामने ही रहें। नाज की बात सुनकर रोनी के चेहरे पर अचानक कुछ सुन्न हो गया। रोनी किसी गहरी सोच में खो गया। चैप्टर 44। अब आगे। सोना का कमरा। वो आईने के सामने बैठी थी, अपनी गुलाबी लहंगे की झिलमिल को निहारते हुए। बाल खुले थे और माथे पर एक छोटी सी बिंदी चमक रही थी। उसके हाथों में अंश की दी हुई चूड़ियां खनक रही थी, लेकिन चेहरे पर हिचक थी। दरवाजा खुला, अंश अंदर आया। अरे वाह, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हीरो की प्रिंसेस तो आज सच में किसी परी जैसी लग रही है। सोना ने तुरंत सिर झुका लिया। हीरो, उसने धीरे से कहा, बहुत सारे लोग, सोना डर जाएगी। अंश उसके पास आया, झुककर उसकी आंखों के स्तर पर बोला, हाँ, बहुत सारे, लेकिन डरना मत, मैं रहूंगा ना साथ।
सोना ने हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जो उसके मासूम चेहरे पर पहली बार थोड़ी देर तक ठहरी थी। नीचे नेहा और अक्ष दोनों रेडी खड़े थे। नेहा ने जैसे ही अंश और सोना को सीढ़ियों से उतरते देखा, उनके चेहरे पर अपनापन आ गया। देखो तो सही अक्ष, नेहा बोली, हमारी सोना आज कितनी प्यारी लग रही है ना? अक्ष ने कहा, हाँ, पर मुझे डर है, इतनी भीड़ में इसे कुछ हो ना जाए। नेहा ने आश्वासन दिया, जब तक अंश है, इसे कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर आज वशिष्ठ मेंशन कुछ ज्यादा ही जगमगा रहा था। हर कोना रंग बिरंगी लाइटों से सजा था, सुनहरी झालरें, ताजे फूलों की महक और हवा में घुला हल्का सा गुलाब जल। बड़े बड़े झूमर अपनी रोशनी से संगमरमर के फर्श पर चांदनी फैला रहे थे। यह कोई साधारण शाम नहीं थी। आज अनवी चौधरी और शुभ वशिष्ठ की रिसेप्शन पार्टी थी। जिंदल ग्रुप और वी ग्रुप दोनों के बिजनेस पार्टनर, इन्वेस्टर्स, मीडिया और शहर के चर्चित चेहरे मौजूद थे। हर कोई इस नई जोड़ी को देखने को बेताब था, क्योंकि यह शादी प्यार और हैरत दोनों का प्रतीक थी। सीढ़ियों के ऊपर से जैसे ही अनवी और शुभ साथ साथ नीचे उतरे, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दोनों आज ब्लैक कलर में रॉयल लेकिन मॉडर्न लग रहे थे। अनवी ने ब्लैक सिल्क गाउन पहना था, जिसमें सिल्वर स्ट्रैप्स उसकी सादगी में निखार जोड़ रहे थे। उसके बाल खुले थे, हल्का मेकअप और होठों पर मुस्कान एकदम क्लासी, एकदम आत्मविश्वासी। वहीं शुभ, उसने ब्लैक टक्सीडो पहना था, कॉलर पर हल्की सी ढीली टाई, बाल थोड़े अस्त व्यस्त और चेहरे पर वो हमेशा वाली बेफिक्री। वो नीचे उतरते हुए हर किसी को आधा मुस्कुराते आधा छेड़ते हुए हेलो कह रहा था। अनवी का हाथ उसके बाजू पर टिका था और वो हर कदम पर उसे प्रोटेक्टिव तरीके से थामे हुए था। हॉल के एक कोने में दो इन्वेस्टर्स खड़े ड्रिंक ग्लास थामे बातें कर रहे थे। पहला झुककर बोला, अरे भाई, ये तो हद है। आशी जिंदल जैसी महिला ने अपनी बेटी की शादी इस बेफिक्र लड़के से कैसे कर दी? दूसरा मुस्कुराया, हमें क्या करना है, आजकल के बच्चे दिल से फैसले लेते हैं, दिमाग से नहीं। शायद लव मैरिज रही होगी। पहला बोला, हाँ, लेकिन लड़का थोड़ा अलग टाइप का है ना। बिजनेस टेबल पे तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन पार्टी में तो जैसे शो चुरा ले गया। और वाकई शुभ लोगों से बात करने का नहीं, उन्हें हंसाने का तरीका जानता था। वो किसी की टाई ठीक करता, किसी की कॉम्प्लीमेंट के जवाब में मजाक कर देता। उसका हर वाक्य हल्का फुल्का था, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कुछ ऐसा था जो भीड़ को अपनी ओर खींच लेता। आशी दूर से खड़ी दोनों को देख रही थी। चेहरे पर संतोष था, लेकिन आंखों में हल्की चिंता भी। वो जानती थी, शुभ एक फ्री बर्ड है, जिसे किसी बंधन में बांधना आसान नहीं। पर वो ये भी जानती थी कि अनवी ने उसी की तरह दिल से चुनना सीखा है। अंश की फैमिली यहाँ आ चुकी थी। सोना ने जैसे ही भीड़ देखी, उसकी उंगलियां अंश की बाजू पर कस गईं। जैसे वो भीड़ उसे निगल जाएगी अगर उसने अंश का हाथ छोड़ा। अंश ने झुककर मुस्कुराते हुए कहा, अरे पगली, मैं हूं ना तेरे साथ, डरने की कोई जरूरत नहीं। सोना ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। वो भीड़ से घबराई हुई थी, लेकिन अंश की मुस्कान में उसे एक अजीब सी शांति मिली। निया, अक्ष, करण और आशी सब रिसेप्शन के दूसरे कोने में थे। सबने अंश और सोना को आते देखा तो मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़े। थोड़ी देर बातें करने के बाद अंश, सोना को लेकर अपने कजिन्स अनवर, अंशी, सास और सिद्धि के पास चला गया। जैसे ही वो पहुंचा, सास ने एक भान उठाते हुए कहा, भाई ये कौन है, बड़ी प्यारी लग रही हैं। अंश ने सीधा जवाब दिया, ये सोना है। उसके आगे बोलने से पहले ही पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, और इनकी होने वाली बीवी। सबने पलटकर देखा, देविका खड़ी थी, हाथ में जूस का ग्लास लिए, शरारती मुस्कान के साथ। अंश ने हंसते हुए मुड़कर देविका के सिर पर हल्का सा थपका मारा। तू ना, चुप कर वरना यही सबके सामने पिटेगी। देविका हंसते हुए बोली, अरे आ जा, देखते हैं कौन किसे पीटता है। उसने मजाक में अपनी बाजू चढ़ा ली, जैसे लड़ाई करने आ रही हो। सोना थोड़ा पीछे हट गई और अंश की बांह कसकर पकड़ ली। वो डरते हुए बोली, हीरो, वो बैड गर्ल लग रही है। उसने धीरे से देविका की ओर इशारा किया। देविका तुरंत आगे बढ़ी, सोना के सामने रुककर मुस्कुराई। अरे भाभी, मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, गुड गर्ल हूँ। और हाँ, आपके होने वाले पति से फाइट भी नहीं करूंगी। सास ने हंसते हुए कहा, वाह देविका, पहली बार किसी को तूने डराया है। अनवर और अंशी भी मुस्कुरा उठी। कमरे का माहौल एकदम हल्का और खुशगवार हो गया। अनवर ने देविका की ओर उंगली दिखाकर कहा, देखा तूने क्या किया, इनकी फ्यूचर वाइफ को तूने डरा दिया। अंश उन सभी को चुप करवाते हुए बोला, बस भी करो तुम सभी, ऐसा कुछ नहीं है।
अंश ने झुककर उसके कान में धीरे से कहा, तुम मम्मा के पास बैठो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। सोना ने सिर हिलाया और चुपचाप नेहा के पास जा बैठी। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, आप जरा इसका ध्यान रखना, मैं बस आता हूँ। नेहा ने प्यार से सोना का हाथ थामा। बिल्कुल बेटा, तुम जाओ, मैं हूं ना इसके साथ। अंश ने गहरी सांस ली और सीधा स्टेज की ओर बढ़ गया, जहां अन्वी और शुभ गेस्ट से मिल रहे थे। चैप्टर 45। अब आगे। अंश जैसे ही पहुंचा, अन्वी ने नकली गुस्से से भौहें चढ़ा ली। वाह अंश वत्स, इतने बड़े भाई हो, और रिसेप्शन में मिलने का टाइम अब मिला। अंश ने दोनों हाथ जोड़ते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, माफ कीजिए महारानी जी, वो आपको मैंने सोना के बारे में बताया था, उसे समझाने में टाइम लग गया। भीड़ देखकर बेचारी पैनिक हो गई थी। अन्वी हंस पड़ी। अच्छा तो अब तुम किसी को भी भीड़ का बहाना बनाकर लेट हो जाओगे। शुभ बीच में बोला, भाई, भीड़ में घबराने वाली लड़की लाए हो, अब उसे क्राउड में घुसाने का कोर्स मैं सिखाऊंगा। सब हंस पड़े। अंश ने दोनों को गले लगाया। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक, सच में तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। अन्वी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स ब्रो, और तुम्हारी सोना कहाँ है? अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम के पास है, बैठी है वहाँ। शुभ ने स्टेज से नीचे झांक कर देखा, और फिर भौहें हल्की चढ़ाई। रुको, वो जो कोना में निया आंटी के पास बैठी है, वो वही है? अंश ने सिर हिलाया, हाँ वही, नेहा के पास बैठी एक लड़की। शांत, सादी सी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी। उसके बाल थोड़े आगे झुके हुए थे, जिससे सिर्फ उसका साइड फेस ही नजर आ रहा था। शुभ की नजर उस पर जैसे ठहर सी गई। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। एक अनजानी बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसने मन ही मन सोचा, ये कौन है? क्यों इसे देखकर लग रहा जैसे कहीं पहले मिल चुका हूँ। लेकिन कहाँ, कब? वो अपनी सोच में ही था कि तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई। दी। शुभ ने सिर घुमाया तो सामने अर्जुन अपने बेटे अवी और पत्नी विधि के साथ खड़ा था। अवी आगे बढ़कर अन्वी से गले लगा, सॉरी दी, थोड़ा लेट हो गए, ट्रैफिक में फंस गए थे। अन्वी मुस्कुराई, झुककर अवी के माथे पर चुंबन दिया। अब वापस भी जाना मत, कुछ दिन मेरे साथ रहो। अवी ने भोलेपन से सिर हिलाया। ठीक है दी, लेकिन आप मम्मा को बोला पापा के साथ रहे। माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। शुभ और अंश आगे बढ़े, दोनों ने एक साथ अर्जुन और विधि के पैर छुए। विधि ने आशीर्वाद में सिर पर हाथ फेरा। हमेशा खुश रहो बेटा, एक दूसरे का साथ यूं ही निभाते रहना। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों को देखकर दिल खुश हो गया, वाकई स्वर्ग जैसा जोड़ा हो तुम। शुभ की आंखें अभी उस भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। वो फिर से उसी दिशा में देखने लगा जहां सोना निया के पास बैठी थी। अब वो किसी से बात कर रही थी, पर शुभ की नजर उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। वो मन ही मन बुदबुदाया, क्यों लग रहा है जैसे इस चेहरे में कोई अधूरी कहानी छिपी है, इस लड़की को मैं जानता हूँ। संगीत, हंसी और हल्के गिलासों की टकराहट से सजी उस शाम में रिश्तों के कई रंग घुल चुके थे। हर कोना अपने अपने किस्से बयां कर रहा था, कहीं पुराने रिश्तों की गर्माहट थी, तो कहीं नई भावनाओं की आहट। वेद वशिष्ठ अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के बीच खड़ा था। बाहर से वो उतना ही संयमित और ठंडा दिख रहा था, जितना हर सफल बिजनेसमैन दिखता है। मगर उसकी नजरें, वो बेचैन थीं। कभी कभी उसका ध्यान अपने सामने खड़े लोगों से हटकर भीड़ के उस हिस्से में चला जाता था, जहां देविका खड़ी थी। वो हंस रही थी, दिल खोलकर, बेफिक्री से। नट्टू और देव उसे हल्की हल्की धक्का देती हुई मजाक में झिड़क रही थी। उसके कानों की बालियां रोशनी में झिलमिला रही थीं, और उसकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी, जो वेद के भीतर तक उतर जाती थी। उसी वक्त देव के पास खड़े एक पुराने निवेशक ने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर जिंदल, आपकी बेटी तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई। याद है, जब वो मेरे ऑफिस आती थी तो चॉकलेट के लिए जिद करती थी। देव ने पीछे से कदम बढ़ाए और वेद के पास आ गया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान थी। अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अपने मामलों में हमें शामिल ही नहीं करते। देव की बात सुनकर वेद ने उसकी ओर देखा, वो जानता था ये वाक्य महज बातचीत नहीं, बल्कि एक इशारा है। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए मिली, एक में चुनौती थी, दूसरे में बेचैनी। दूसरी ओर मिष्टी विराज के आगे पीछे घूम रही थी। उसकी हर हरकत शुभ की नजरों में चुभ रही थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठा, हाथों की उंगलियां मरोड़ रहा था। अन्वी ने उसके कंधे पर हाथ रख धीरे से कहा, शुभ, प्लीज, सबके सामने कुछ मत कहना। शुभ ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला, पर उसके भीतर की आग अब भी शांत नहीं हुई थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी।
सारे कजिन्स अब लॉन में बैठे थे। चारों तरफ रोशनी की झालरें थीं और बीच में हंसी मजाक की महफिल जमी थी। अनवी, अनवर, साज, सिद्धि, अंशी, अर्जुन, विधि, अंश, देविका और वेद सब एक घेरे में बैठे थे। थोड़ी दूर अंश की गोद में सोना सिर रखे गहरी नींद में थी। उसका चेहरा अंश ने अपने ओवरकोट से ढक दिया था ताकि ठंडी हवा उसे छू न सके। दूसरी ओर अभी अर्जुन की गोद में सोया था, छोटे हाथों में अपने खिलौने की कार कसकर थामे हुए। अनवी ने मुस्कुराकर विधि की ओर देखा। चाची, आप और अभी को देखकर बहुत अच्छा लगा। हमने आपको बहुत मिस किया। अब यहीं रह जाए ना, प्लीज। विधि ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में हल्का दर्द तैर गया। उसने अर्जुन का हाथ थामते हुए धीमे स्वर में कहा, खुश तो मैं भी नहीं, बेटा, लेकिन अब मैं उस घर में कुछ बनाकर ही लौटूंगी। दिखा दूंगी बुआ जी को कि मैं अर्जुन जी के लायक हूँ। अंशी, जो पास बैठी थी, तुरंत बोल पड़ी, चाची, आप भी क्या उनकी बातों को सीरियस लेती हैं? आप और चाचू दोनों परफेक्ट हैं। बेस्ट कपल। सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। अंश ने बात को हल्का करने के लिए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, दी, ये बताओ आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? अनवी कुछ बोल पाती उससे पहले अंशी ने बात पकड़ ली। नहीं ब्री, ये पूछो कि इन्हें शुभ जीजू में ऐसा क्या पसंद आ गया कि इतनी जल्दी शादी कर ली। देविका तुरंत आगे आई। दी ने बिल्कुल सही किया, वरना डेटिंग के चक्कर में लोग टाइम ही निकाल देते हैं। शादी ही असली भरोसा है, डेटिंग तो बस दिल बहलाने का तरीका है। इतना कहकर देविका मुस्कुराए और जूस का ग्लास उठाया। वो जैसे ही पीछे झुकी, उसकी नजर सीधी वेद से टकराई। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। आसपास सब हंस बोल रहे थे, मगर उस एक पल में बाकी सब जैसे धुंधला गया। वेद की निगाहें देविका पर ठहर गईं, जैसे वो भूल गया हो कि वो भी किसी के बीच में खड़ा है। देविका ने हल्की मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में कुछ था, शायद सवाल, शायद जिद, शायद वही पुरानी अनकही चुनौती। वेद ने नजरें फेर ली, लेकिन उसके चेहरे की कठोरता में अब झलक रही थी बेचैनी। देव, जो दूर से ये सब देख रहा था, चुपचाप अपने ग्लास का आखिरी घूंट लेकर मुस्कुरा दिया। वो जानता था, कुछ खामोशियां शब्दों से ज्यादा बोलती हैं, और आज वेद और देविका की नजरों ने बहुत कुछ कह दिया था।